Guys, we'll wait for just 2 minutes and then we'll begin. Let others join as well. अबे यार। So before others are joining, let's talk about, guys, how's your preparation going on? And now I think we need to discuss the grammar part, right? Yes, sir. Yes, sir. Right. So give me some inputs before I talk about grammar. What exactly your problem areas are, and when it talks about when we talk about grammar, what exactly you feel problems with the grammar. Anything, guys? I'm sure you must be taking your mock test and practice and type of problems that you're facing. Please speak up. Yes, Mank. You have to find the antonyms and synonyms of the words within the passages. Antonym and synonyms. Okay. 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 Noted. Yes, yes, Vibhav? तो सेंटेंस मेकिंग में मतलब सेंटेंस में एरर आइडेंटिफाई करने में कौन सा सेंटेंस सही है ग्रामेटिकली उसमें। ओके। ओके। ठीक है, कौन सा सेंटेंस सही है ग्रामेटिकली? ठीक है। डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच। डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच। अच्छा। ओके ध्रुव। So these are सर the एक्टिव problems. पैसिव वॉइस में भी दिक्कत रहती है। एक्टिव पैसिव वॉइस। ठीक है। ओके। सर सिनोनिम एंटोनिम्स का कैसे पढ़े सर? गुड क्वेश्चन। आई लाइक योर क्वेश्चन, बट डोंट वरी, आई आंसर। ठीक है। सर एक उसमें भी आ रही है एरर्स वाले में, जिसमें पैराग्राफ में सेंटेंस में एरर्स कौन से वो देखने होते हैं 4 पैराग्राफ में। अच्छा। ओके। ठीक है, आइडेंटिफाई कौन सा वाला पार्ट गलत लिखा हुआ है, ऐसा? ये सर 4 सेंटेंस दे रखे होते हैं, उसमें से कोई सी एक सेंटेंस में एरर है वो आइडेंटिफाई करना है। ठीक है। ठीक है, हमें लगता है कि चारों ही सही हैं। करेक्ट। ओके। So the type of errors that you told me gives me an idea that ultimately सारी चीजें जो आती हैं ग्रामर में वही एक प्रॉब्लम एरिया हमें देखने को मिल रहा है। एक एरर जो आप लोगों ने मुझे नहीं बोला, दो एरर इनफैक्ट। पहला सब्जेक्ट ऑफ अग्रीमेंट एरर, इसका नाम आपने नहीं लिया। दूसरा वर्ब टेंस एरर, मतलब किसमें हमें इज लगाना है, कहाँ वॉज लगाना है, आर लगाना है, ये टाइप की एरर्स आपने मुझे नहीं बोली। तो आई एम अज्यूमिंग कि ये दोनों एरर्स में आपको प्रॉब्लम नहीं है एंड यू आर एबल टू आइडेंटिफाई दैट। करेक्ट? Verb tenses and subject of agreement error. There is सर no है। problem in that. सर है। है। ओके। ठीक है। और सर ऐसे भी क्वेश्चन इसमें ऐसा है कि चूज वन विच इज नॉट अ सूटेबल इलस्ट्रेशन, तो उसमें से चूज करना होता है कि कौन सा नहीं है। तो उसमें भी काफी कंफ्यूजिंग ऑप्शंस रहते हैं। ओके। ओके। तो मुझे ऐसा लगता है, करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग, दैट मेजॉरिटी ऑफ द ग्रामर क्वेश्चंस यू गाइज आर डूइंग according to your ear. This sounds good to me. This is correct.
You don't have a logic, you don't have a reasoning behind it, but it's just that it sounds good to me, this should be the right answer. This doesn't sound good to me, this should not be the answer. ये सही बात है? यस सर। यस सर। Yes, sir. ठीक है। इसी वजह से सर्टेनिटी नहीं आ पा रही है और गलतियां हो रही हैं, क्योंकि हमें क्लैरिटी नहीं मिल पा रही है कि ये सही है ये सही है। समझ गया मैं आपकी बात। तो मैं आपको लॉजिक देता हूँ, ठीक है? लेट मी गिव द लॉजिक्स। So the point is, whenever we will be marking any answers for anything, we have to have an idea बस इसका मतलब क्या है, ये कहना क्यों चाहता है। तो ग्रामर में जनरली आपने रूल्स लर्न किए होंगे। आज मैं आपको हर रूल का, मतलब अब जो क्लासेस हो रही हैं अपनी, मैं आपको हर रूल का लॉजिक दूंगा। ऐसा नहीं है कि ग्रामर में कोई लॉजिक नहीं है, लॉजिक है। और अगर हमें वो समझ में आ गया तो फिर वो मैथ्स की तरह हो जाएगा कि ओके वी नो दिस रीजन कि ऐसा क्यों हो रहा है, एंड देन अकॉर्डिंगली यू कैन गेट इट करेक्ट। सो यू विल नॉट जस्ट ट्रस्ट ऑन योर ईयर्स, यू विल हैव द लॉजिक बिहाइंड इट। ठीक है? पर उसके पहले जरा समझते हैं कि ये ग्रामर का जो पोर्शन बनता है ये बनता कैसे है, व्हाट एग्जैक्टली वर्क्स एंड हाउ एग्जैक्टली इट वर्क्स। थोड़ा सा टेस्ट करते हैं। तो लेट्स स्टार्ट विद अ वार्म अप सेशन गाइस। ठीक है? आपके पास एक कॉपी पेन होना चाहिए, जस्ट इन केस यू फेस एनी प्रॉब्लम यू कैन नोट इट डाउन। एंड गाइस प्लीज, आई अप्रिशिएट एंड आई enjoy if you ask me doubts and your questions। ठीक है? जितना डाउट्स पूछेंगे उतना ही आपका क्लैरिटी मिलेगा, और जितना क्लैरिटी मिलेगा उतना अच्छे से आप आंसर्स दे पाएंगे। ठीक है? तो चलिए लेट्स स्टार्ट विद अ वार्म अप। आई होप द स्क्रीन इज विजिबल। कंफर्म करिए यस। यस Yes, सर। sir. यस, ओके ग्रेट। अब करना क्या है वो मैं आपको बता देता हूँ। हाँ, एक और बात, गलत आंसर देने से पहले डाइसी हो कि पता नहीं ये सही होगा गलत होगा, बिल्कुल बिंदास सोचना बंद कर दीजिए, आराम से आंसर्स दीजिए रिगार्डलेस इट इज करेक्ट और इनकरेक्ट। व्हाट वी हैव टू डू इज, ये फर्स्ट पैराग्राफ आप देख पा रहे हैं आपकी स्क्रीन पर, आई एम श्योर। इसमें लिखा है अ समिट इन द बर्कले हिल से लेकर के बर्कले कैंपस तक। सिर्फ इस पैराग्राफ में जो जो वर्ड्स अंडरलाइन है आपको उनके पार्ट ऑफ स्पीच बताने हैं। पार्ट ऑफ स्पीच में कंफ्यूजन हो तो मैं बता दूं, पार्ट ऑफ स्पीच क्या होते हैं। ये होते हैं पार्ट ऑफ स्पीचेस। 8 पार्ट ऑफ स्पीचेस होते हैं, नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडजेक्टिव, एडवर्ब, preposition, कंजंक्शन एंड इंटरजेक्शन। मैं कोई डेफिनेशन बताने वाला नहीं हूँ यहाँ पे आपको। नाउन इज द नेम ऑफ अ पर्सन और अ थिंग और प्लेस वॉट एवर इट इज, एंड नॉर वी आर गोइंग टू स्टडी व्हाट एग्जैक्टली द टाइप्स ऑफ नाउन्स एंड ऑल। हम सिर्फ यूसेज के बारे में बात करेंगे और यूसेज के हिसाब से ही पढ़ेंगे। इसीलिए वार्म अप सेशन में आपको जो दिख रहा है वो 8 पार्ट ऑफ स्पीचेस को हम आइडेंटिफाई करना समझ रहे हैं कि कैसे हम इनको आइडेंटिफाई कर सकते हैं। तो मेरा रिक्वेस्ट ये है आप लोगों से दैट प्लीज आइडेंटिफाई करिए और बताइए आपके हिसाब से बर्कले हिल्स क्या है। नाउन है, प्रोनाउन है, एडजेक्टिव है, एडवर्ब है, वट एवर यू फील, जस्ट वी आर जस्ट टॉकिंग अबाउट बर्कले हिल्स। तो बर्कले हिल्स के लिए आप अपना आंसर्स टाइप कर सकते हैं, नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडजेक्टिव, वट एवर द केस में बी। ओके, गो अहेड। एवरीबडी थिंक्स इट इज अ नाउन, गुड, एब्सोल्युटली करेक्ट, ये नाउन है। दो रीजंस बताता हूँ आइडेंटिफाई करने के। नंबर एक, क्योंकि ये किसी चीज का नाम है, किसी जगह का नाम है। दूसरा रीजन, इसके पहले द लगा हुआ है। ए एंड द आर्टिकल्स होते हैं, कहाँ लगाते हैं हम, नाउन के पहले लगाते हैं, इसलिए हमें पता है कि ये नाउन है। गुड। नेक्स्ट इज, आई एस इज, बताइए क्या है ये। वर्ब, प्रीपोजिशन, ठीक। ठीक है, वर्ब है, प्रपोजिशन है, दो ऑप्शंस मुझे मिल रहे हैं, बढ़िया, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अच्छा, मैं आपको वही बताऊंगा कि कभी कभी कुछ ऐसे वर्ड्स हैं इंग्लिश के अंदर कि कभी वो प्रपोजिशन बन जाते हैं बेचारे, कभी वही वर्ब भी बन जाते हैं, तो वी विल बी डिस्कसिंग अबाउट दोज एज वेल। बट ऐसा प्रपोजिशन वर्ब में नहीं होता है। दिस इज एक्चुअली, आप में से किसी का भी आंसर करेक्ट नहीं है अभी तक। इंट्रीगिंग इंटरेस्ट, आई एम इंट्रीगिंग इंटरेस्ट। अगेन रिपीटिंग, नन ऑफ यू हैव गिवन मी द राइट आंसर एज ऑफ नाउ। तो फिर इज क्या है? इज अ हेल्पिंग वर्ब गाइस।
अब आप कहेंगे सर ये तो वर्ब ही होता है, नहीं, वर्ब है लोकेटेड। ओके, लोकेटेड इज द वर्ब, इज द हेल्पिंग वर्ब। क्या हमें दोनों में डिफरेंस पता है क्विकली, हाँ ना? क्या हमें वर्ब और हेल्पिंग वर्ब में डिफरेंस पता है? नहीं पता है, ठीक है, तो ध्यान से सुनिए फटाफट। हेल्पिंग वर्ब बड़ी इंटरेस्टिंग वर्ब्स होती हैं गाइस। अगर आपको हेल्पिंग वर्ब समझ में आ गई, ये मान लीजिए हर एग्जाम में ये पूछा जाता है, इसमें कोई दो राय नहीं है, चाहे वो किसी भी तरह का एग्जाम हो, अगर ग्रामर आ रहा है तो ये हेल्पिंग वर्ब आएगा ही आएगा। अब ये हेल्पिंग वर्ब क्या होता है वो सुनिएगा, मैं टाइप कर रहा हूँ, आपको समझ आ जाएगा। इज, एम, आर, वॉज, वर, हैज, हैव, हैड, डू, डज, डिड। जितने मैंने लिखे हैं अभी कमेंट में आप देख सकते हैं, इसके अलावा कोई भी हेल्पिंग वर्ब नहीं होती। जो भी हेल्पिंग वर्ब है ये सारी इनमें से ही होंगी बस, चाहे वो प्रेजेंट हो, पास्ट हो, अच्छा फ्यूचर की भी रह गई, सॉरी, विल और शैल। हाँ, ये जितने भी मैंने आपको लिख के भेजी हैं बस यही है हेल्पिंग वर्ब्स, इसके अलावा हेल्पिंग वर्ब नहीं होती। अब जैसे नाम खुद बता रहा है, ये वर्ब की हेल्प करती हैं, यानी जो मेन वर्ब होता है उसकी ये हेल्प करती हैं। इनके दो काम है, इनके दो काम है और दोनों ही एग्जाम में टेस्ट होते हैं। ध्यान से समझना, पहला जॉब क्या है इनका, ये हेल्पिंग वर्ब जो होती है वर्ब का टेंस बताती है। वर्ब का टेंस का मतलब क्या हुआ, प्रेजेंट है या फिर पास्ट है या फिर फ्यूचर है, ये इनका पहला काम है। अगर आपको ये हेल्पिंग वर्ब मिलती है कहीं पे भी लिखी हुई, तो आपको समझ में आ जाना चाहिए कि भाई ये टेंस बताएंगी मोस्ट लाइकली। पहला काम इनका ये है। दूसरा जॉब जो है इनका वो ये है कि ये बताएंगे कि इनका सब्जेक्ट सिंगुलर है या प्लूरल है। तो मैं लिख रहा हूं नंबर ऑफ नाउन। नंबर ऑफ नाउन का मतलब है ये बताना कि मेरा वर्ब, सॉरी, मेरा नाउन सिंगुलर है या प्लूरल है। क्लियर? आपको पता है अगर इज यूज करेंगे इसका मतलब सब्जेक्ट सिंगुलर है, और अगर आर यूज करेंगे इसका मतलब सब्जेक्ट प्लूरल है। तो ये दो ही काम है इन हेल्पिंग वर्ब के, इसके अलावा कोई तीसरा काम इनका नहीं है। यहां तक क्लियर है? यस, एनी डाउट्स? नो सर। गुड। अगर हैं तो बिंदास बोलिएगा, ठीक है? यकीन करिए अगर इस तरह से आप इसे समझेंगे कोई एरर आज के बाद दोबारा नहीं उठेगी, ग्रामर को लेके तो एटलीस्ट। ठीक है, क्योंकि बचपन से पढ़ते आ रहे हैं बस ग्रामर को, इट्स नथिंग न्यू दैट आई एम गोना टीच यू, एंड अज्यूमिंग दैट आई एम नॉट गोइंग डीप इनसाइड। मैं आपको सिर्फ वो बता रहा हूँ जिससे आप एक अच्छे स्पीकर बन सकते हैं, एक अच्छे राइटर बन सकते हैं और अपने एग्जाम्स क्लियर कर सकते हैं। दैट इज इनफ। टीचर बनने की जरूरत अपने को है नहीं, करेक्ट है? तो ये सारी हेल्पिंग वर्ब्स आप नोट कर लीजिए। प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर यानी वर्ब टेंस बताती हैं, और दूसरा ये बताती हैं कि हमारा जो नाउन है वो सिंगुलर है या प्लूरल है। दैट इज इनफ, ना इससे कम और ना इससे कोई ज्यादा। अब एक छोटा सा अंडरस्टैंडिंग समझिए। अम्म, ऐसे समझते हैं इसको कि जैसे जो अपनी इंग्लिश लैंग्वेज है ना, ये एक क्या कहें, हाँ, इंग्लिश लैंग्वेज जो है वो गरीब है, मान लीजिए गरीब घर है, वहां पे एक वो होता है, मतलब गरीब तो नहीं कहना चाहिए पर एक मान लीजिए इतना अमीर नहीं है ये लोग, एक 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 फैमिली है जो इतनी अमीर नहीं है, और उनके पास एक नौकर है। ओके, अब वही नौकर कभी गार्डनिंग कर रहा है, कभी वही नौकर कार साफ कर रहा है, कभी वही नौकर खाना भी बना रहा है, कभी वही नौकर घर की साफ सफाई भी कर रहा है, यानी चार काम कर रहा है वो एक ही नौकर। ठीक है? और दूसरा एक अमीर घर है जहाँ हर काम करने के लिए एक अलग नौकर है, गार्डनर अलग है जिसे माली कह रहे हैं, एक घर की साफ सफाई करने वाला अलग है, घर का खाना बनाने वाला शेफ एकदम अलग है। अब वो शेफ खाना ही बनाता है, वो कभी गार्डन में काम नहीं करेगा, वो कभी घर की साफ सफाई नहीं करेगा, वो सिर्फ खाना बनाएगा। तो इस दूसरे घर में जो कि बड़ा घर है, अमीर घर है, इसमें हर काम करने के लिए एक अलग इंसान को अपॉइंट किया गया है और वही वो काम कर रहा है। वेर एज फर्स्ट वाले घर के अंदर गरीब, गरीब तो नहीं कह सकते बट फर्स्ट वाले घर के अंदर एक ही नौकर बेचारा सारे काम कर रहा है। तो ये जो पहले वाला घर है ना जहाँ एक ही नौकर सारे काम कर रहा है, ये इंग्लिश लैंग्वेज है। और जो दूसरा घर है ना जहाँ बड़ा घर है, हर एक के लिए हमने अलग अलग काम रखा हुआ है, ये हिंदी लैंग्वेज है। तो हिंदी लैंग्वेज के अंदर हर एक चीज को करने के लिए अलग डिफाइन किया गया है, क्योंकि वहाँ वाउल ज्यादा हैं। हमारे हिंदी में स्वर जो है वो 12 होते हैं, लेकिन इंग्लिश के अंदर सिर्फ 5 होते हैं। तो बेचारे 5 ही काम करेंगे ना सारे स्वरों का, ऐसा तो है नहीं कि स्वर कम पड़ जाएंगे। राइट? तो वो 5 स्वर ही बेचारे सारे स्वरों को अप्रिशिएट करेंगे। तो वो क्या करते हैं बेचारे स्वर,
कॉन्सोनेंट्स को लेके आते हैं, यानी व्यंजनों को लेके आते हैं और इसके थ्रू वो एक नए स्वर को देने की कोशिश करते हैं। इसीलिए अ एच ए एच अ साउंड बनता है, और अलग 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 तरह के इस तरह से क्राइटेरिया होते हैं। वी आर नॉट गोइंग इनटू द फोनेटिक्स, बट मोटा मोटा कहानी ये है कि ये जो गरीब लैंग्वेज है इंग्लिश इंग्लिश, तो इस इंग्लिश के साथ में प्रॉब्लम ये है कि एक ही वर्ड कई जगह पे अलग अलग जॉब करता हुआ मिलेगा आपको। अब जैसे मैंने आपको बताया कि हेल्पिंग वर्ब के दो ही काम है। पहला काम वर्ब का टेंस बताना, प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर। दूसरा काम नंबर ऑफ नाउन बताना कि भाई वो सिंगुलर है मेरा सब्जेक्ट या प्लूरल है। अब कभी कभी सिचुएशन ऐसी होती है कि वहां पे मेन वर्ब होती नहीं। अभी हमने यहाँ देखा है सेंटेंस के अंदर, यहाँ लिखा है ग्रिजली पीक इज लोकेटेड ऑन द बॉर्डर। अब यहाँ पर लोकेटेड इज द मेन वर्ब, ठीक है, और इज क्या है, हेल्पिंग वर्ब है, क्योंकि वो हेल्प कर रहा है इस मेन वर्ब की। बट गाइज इन अ सिचुएशन वेयर वर्ब डजंट प्रेजेंट, वर्ब इज नॉट प्रेजेंट, so there are scenarios where in the sentence verb is not present, main verb is not present. In that situation, the helping verb will play a role of main verb. ठीक है, मेन वर्ब होना चाहिए, उसकी हेल्प करने के लिए हेल्पिंग वर्ब है, लेकिन कभी इमेजिन करते हैं मेन वर्ब है ही नहीं, तो वहां पे बेचारी ये हेल्पिंग वर्ब ही मेन वर्ब बन जाती है, इसी को मालिक बना देते हैं उस सेंटेंस का। ठीक है, अभी एग्जाम्पल मैं आपको देता हूँ, एग्जाम्पल सुनिएगा। मैंने कहा, अच्छा वर्ब आपको पता है एक्शन होता है तो वर्ब होती है, लोकेटेड है, यहाँ पर है, तो ये भाई वर्ब हो गई। अब एक सेंटेंस है जिसमें मैंने कहा मेरे पास पेन है, आई हैव अ पेन। मैंने कहा मेरे पास एक पेन है, इसमें कोई एक्शन है क्या, कोई एक्शन हो रहा है क्या? यू रियलाइज कि कोई एक्शन नहीं हो रहा, राइट? तो इस केस में क्या होगा, जो हेल्पिंग वर्ब है ना इसकी, वही इसकी मेन वर्ब बन जाएगी। इसीलिए यहाँ पे मैं बोलूंगा, इंग्लिश में सेंटेंस बनेगा आई हैव अ पेन, आई हैव अ पेन, आई हैव अ कार। ये सेंटेंसेस क्या हैं, यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब ही मेन वर्ब होती है, यहाँ और कोई मेन वर्ब नहीं होती। तो एक छोटा सा कैच आएगा, इसका ध्यान रखना आप, जिससे आपको कंफ्यूजन ना हो कि सर कभी आप कह रहे हो इज एम आर के दो ही काम है और यहाँ पे दूसरा काम भी हो गया कि वो मेन वर्ब बन गई, इसका मतलब है पास है। मेरे पास एक पेन है, हिंदी में बोलता हूँ, हैव का मतलब पास। आई होप इट इज क्लियर, कंफ्यूजन नहीं है। मैंने कंफ्यूज कर दिया क्या ज्यादा? No, sir. No, sir. नहीं, क्लियर है ना? हाँ ठीक है, ओके फाइन। तो अब एग्जाम में कैसे टेस्ट होगा, एग्जाम में टेस्ट होगा हेल्पिंग वर्ब के थ्रू। ये हेल्पिंग वर्ब देंगे या हटा लेंगे और आपसे क्वेश्चंस पूछेंगे बेस्ड ऑन दैट। दो ही ऑप्शन है इनके पास क्वेश्चंस पूछने के, या तो वो आपसे सिंगुलर प्लूरल पूछेंगे या वो आपसे टेंस पूछेंगे, वर्ब टेंस, बस। इसके अलावा और कोई ऑप्शन उनके पास नहीं है। अब आप लोगों ने मुझे नाम दिया, सर मुझे एक्टिव वॉइस भी समझना है, एक्टिव वॉइस में कंफ्यूजन होता है, बॉस यही वो क्रिएट करते हैं कंफ्यूजन, क्योंकि एक्टिव वॉइस में जो रूल्स है ना हमारे वर्ब टेंस के, वो चेंज हो जाते हैं। इसके साथ ये आएगा, अब जैसे यहाँ देखो आप, इज क्या आएगा, इस प्रेजेंट है या पास्ट है, बताइए फटाफट से। प्रेजेंट टेंस पास्ट टेंस, क्विकली। Present. प्रेजेंट टेंस है, राइट, करेक्ट करेक्ट करेक्ट, थैंक यू। लेकिन लोकेटेड प्रेजेंट टेंस है पास्ट टेंस है? लोकेटेड, Past tense. ईडी, पास्ट Past. टेंस। आ गया कंफ्यूजन? प्रेजेंट पास्ट साथ में कैसे आ सकते हैं? अब ये सेंटेंस प्रेजेंट में है कि पास्ट में? कौन कौन मेरे तरह कंफ्यूज है कोई कंफ्यूज, और यू हैव अ क्लैरिटी So कैसा क्यों? present. प्रेजेंट, बट प्रेजेंट पास्ट साथ में कैसे? इज लोकेटेड, डज इट मेक सेंस? प्रेजेंट सर मतलब परफेक्ट काफी नहीं। सर मतलब काफी टाइम से लोकेटेड है ना वहाँ पे इसलिए। काफी टाइम से लोकेटेड है, ओके। जैसे मेरा नाम, माय नेम इज अमित, तो ये मेरा नाम काफी टाइम से है, मतलब मैं 38 साल पुराना हूं, तो 38 साल से यही नाम है। बट आई एम नॉट सेइंग इट लाइक प्रेजेंट पास्ट, है ना? इट्स जस्ट लाइक माय नेम इज अमित, दैट वे। ये पेन सालों से मेरे पास है, ठीक है, तो आई हैव अ पेन। समझ आ रहा है? यस सर। ओके, मैं समझाता हूँ। ये जो टेंस आप देख रहे हैं, ग्रिजली पार्क इज लोकेटेड ऑन द बॉर्डर, इट्स अ पैसिव वॉइस। ये एक पैसिव का सेंटेंस है, एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस, ठीक है, तो पैसिव वॉइस का सेंटेंस है, इसीलिए यहाँ पे रूल्स थोड़े अलग हो जाते हैं। ओके,
तो कभी ये जो हमारे एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस होते हैं ना, ये थोड़ा सा आपको कंफ्यूज करते हैं, और ये कंफ्यूजन भी इसीलिए होता है क्योंकि यहाँ पे रूल्स अलग हैं, वर्ब टेंस के रूल्स अलग हैं। क्यों है ऐसा, मैंने आपको पहले ही बता दिया। एक ही नौकर है बेचारा, वही काम करेगा, क्या कर सकते हैं। सो यू नीड टू अंडरस्टैंड अकॉर्डिंग टू द कॉन्टेक्स्ट। मतलब अगर आप उस नौकर को साफ सफाई करते हुए देखो घर की, तो आप उसके उस आपके लिए वो कौन है, घर की साफ सफाई करने वाला है। लेकिन अगले दिन आप आके देख रहे हो कि वो गार्डन की सफाई कर रहा है, तो आप उस दिन उसको माली बोलोगे। ठीक है। अगले दिन वो खाना बना रहा है, तो आप उसे उस दिन शेफ बोलोगे। सो यू नीड टू डिपेंड ऑन द कॉन्टेक्स्ट। कॉन्टेक्स्ट के हिसाब से आपको डिसाइड करना पड़ेगा वो भाई क्या कर रहा है उस दिन। इज इट क्लियर और नॉट? कॉन्टेक्स्ट इज सुप्रीम, ये आपको समझना है। अब अभी आगे बढ़ते हैं। तो अभी मैं पैसिव स्टार्ट नहीं कर रहा हूं, सो वी डोंट हैव टू गेट इनटू द पैसिव एज ऑफ नाउ। आई नो थोड़ा सा कंफ्यूजन होगा, लेट इट बी। पहले हम इसको पार्ट ऑफ स्पीचेस को समझ रहे हैं, तो लेट्स गो फॉरवर्ड टू दिस। ओके। बर्कली हिल्स नाउन है, कोई कंफ्यूजन नहीं है। इज हेल्पिंग वर्ब है। हमें हेल्पिंग वर्ब का कॉन्सेप्ट क्या है वो समझ आ गया है। दो तरह की जॉब्स होती हैं, दोनों मैंने आपको बता दी। कितनी हेल्पिंग वर्ब हो सकती है वो भी मैंने आपके सामने लिस्ट शेयर कर दी है। अभी आगे जाके हम समझेंगे इनको वन बाय वन, कि किस हेल्पिंग वर्ब का क्या काम है, किसका क्या जॉब है। ठीक है भाई, आगे बढ़ते हैं। ऑन, नेक्स्ट थर्ड वर्ड है ऑन। बताइए क्या है ऑन, क्या होगा पार्ट ऑफ स्पीचेस में। आप में से कुछ भूल भी गए होंगे, पार्ट ऑफ स्पीच क्या होती है वो बता दूं, ये रहे। नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडजेक्टिव, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजंक्शन एंड इंटरजेक्शन। इनमें से ऑन क्या है? ठीक है, अभी के हिसाब से आंसर आ रहा है प्रीपोजिशन। प्रीपोजिशन, ठीक है। एवरीबडी सेज प्रीपोजिशन। यस, प्रीपोजिशन है ऑन। क्या होता है प्रीपोजिशन, कोई मुझे बताएगा? एनीबडी? प्लीज कैन समवन स्पीक अप, व्हाट इज प्रीपोजिशन? सर रिलेशन बिटवीन नाउन एंड सेंटेंस मतलब। Relation between noun and pronoun. Okay. Okay. What else? Yes, guys. Let's begin. As the name itself shows, preposition ऐसे वर्ड जो नाउन की पोजीशन बताते हैं। आई रिपीट, ऐसे वर्ड जो पोजीशन बताएं। किसकी बताएंगे पोजीशन? अब देखो, अगर किसी मूवी हम देख रहे हैं, तो मूवी किसकी होती है? किसी हीरो की होती है, हीरोइन की होती है। करेक्ट। वैसे ही सेंटेंस किसका होता है? नाउन का। सेंटेंस किसका होता है? नाउन का होता है, क्योंकि वही उस समय करता होता है। करेक्ट। यानी कि सब्जेक्ट कौन है? नाउन है। तो ये पूरा सेंटेंस जो है वो किसके आगे पीछे घूमता है? नाउन के आगे पीछे। ऑब्जेक्ट क्यों लिखा है, वर्ब क्यों लिखा है, ओके, जितने भी वर्ड्स वहां लिखे हैं वो सब सिर्फ नाउन के लिए लिखे गए हैं। इसीलिए ये पोजीशन किसकी बताएंगे? प्रीपोजिशंस किसकी पोजीशन बताते हैं? नाउन की पोजीशन बताते हैं, इसीलिए इनको प्रीपोजिशंस कहते हैं। तो हमेशा ध्यान रखना, पोजीशन बताने वाले वर्ड्स प्रीपोजिशंस होते हैं। तो ये क्या बता रहा है? लोकेटेड ऑन द बॉर्डर। कौन लोकेटेड है भाई, कहां पर लोकेटेड है, वो बताने के लिए पोजीशन का यूज किया जा रहा है, इसलिए इसको प्रीपोजिशन कहते हैं। एवरीबॉडी अग्रीज? यस सर। तो अगर अग्री कर गए हैं तो फिर मुझे बताइए वो सारे वर्ड्स जो इस पैराग्राफ में प्रीपोजिशंस हैं, वो कौन कौन से वर्ड्स हैं जो इस पैराग्राफ में प्रीपोजिशन है, सिर्फ इस पैराग्राफ में, लिमिटेड टू दिस पैराग्राफ। अंडरलाइन वर्ड्स के अलावा भी आप बोल सकते हैं। तो एक तो मैंने हाईलाइट कर दिया है ऑन, ये प्रीपोजिशन है। आप वर्ड बताइए, मैं हाईलाइट करूंगा, नहीं होगा सर तो भी विद इन। बताऊंगा। सर विद इन। विद इन, यस इट इज अ preposition, गुड। बिहाइंड, बिहाइंड। बिहाइंड, ओके, कहाँ गया बिहाइंड? बिहाइंड इज ऑल्सो अ preposition, करेक्ट आंसर ये रहा।
Behind is a preposition. Good. Position बता रहा है. On, within, behind, और भी है, और भी है, और भी है. Between, yes, between is a Between. preposition. Yes, between is a preposition. Good job. What else? और है preposition, और है. Position बता रही है वो. At. Sir, in. Very good. In is a preposition. At is a preposition. At कहाँ पर है? At कहाँ लिखा है? At कहीं लिखा है इसमें? Sir, off. हाँ, सेकंड पैराग्राफ में नहीं, सेकंड में नहीं, फर्स्ट की बात करनी है. Off. Who said it? Sir, Ishita. Very good, beta. That's correct. Off is also a preposition. Off के पीछे तो एक कहानी भी है, मैं आपको बताता हूँ. वेरी गुड. ऑफ इज अ प्रपोजिशन. अब नहीं बची है, सारी प्रपोजिशन हमने कवर कर ली हैं. ये सारे वर्ड्स क्या कर रहे हैं गाइस? ये सारे वर्ड पोजीशन बता रहे हैं नाउन की या फिर ऑब्जेक्ट की. मतलब सब्जेक्ट की, ऑब्जेक्ट की, दोनों नाउन होते हैं, दोनों की पोजीशन बता रहे हैं, इसीलिए इनको क्या कहते हैं? प्रपोजिशंस कहते हैं. आई थिंक प्रपोजिशंस में आपको कंफ्यूजन नहीं होगा. करेक्ट है. एक और चीज, प्रपोजिशंस एंड कंजंक्शंस. जैसे मैंने आपसे कहा, preposition है. बट सॉरी उदयदीप, मैं समझ नहीं पाया आपकी बात. Sir, off क्यों है preposition? ऑफ क्यों है प्रीपोजिशन? वेरी गुड. इसलिए मैंने कहा इसके पीछे एक कहानी है, मैं भी समझाता हूँ आपको, एंड यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड इट. ठीक है, अभी भी समझाता हूँ आपको. जस्ट 2 मिनट्स. सो जितने ही प्रपोजिशन है एक समझ में आ गए. एक छोटी सी चीज है जो आपको बतानी थी. प्रपोजिशंस और कंजंक्शंस दोनों एक दूसरे का हेल्प करते हैं, काफी हद तक. तो कभी कभी आपको कंफ्यूजन हो सकता है कि भाई ये कंजंक्शन है कि ये आपका प्रपोजिशन है, क्योंकि ठीक है, तो उसमें कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है. ये डिपेंड करेगा कॉन्टेक्स्ट के हिसाब से क्या बन रहा है. तो कभी वो प्रपोजिशन बन जाएगा, कभी वो कंजंक्शन बन जाएगा. जैसे ये बिटवीन है, बिटवीन यहाँ पे कंजंक्शन भी बन सकता है, बिहाइंड कंजंक्शन भी हो सकता है. यहाँ पे तो नहीं है, पर कहीं और जगह हो सकता है. ठीक है. अब बात करते हैं ऑफ की. ऑफ की कहानी क्या है वो बता देता हूं मैं आपको. सो आई एम राइटिंग अ वर्ड कॉल्ड कार ऑफ जॉन. ठीक है जी. मैंने एक वर्ड लिखा है, मतलब एक नाउन लिखा है, कार ऑफ जॉन. तो सेंटेंस है, कार ऑफ जॉन इज रेड इन कलर. द कार ऑफ जॉन इज रेड इन कलर. इसमें लाल कलर का क्या है? जॉन है कि कार? Car. कार, नॉट जॉन. करेक्ट, दैट्स ट्रू. दिस इज कॉल्ड प्रिपोजिशनल फ्रेज. ऑफ जॉन, ऑफ जॉन इज अ prepositional फ्रेज गाइस. हम अल्टीमेटली कार की बात कर रहे हैं, लेकिन कार किसकी है? कार की पोजीशन क्या है? कार किसके पोजेशन में है? वो बताया जा रहा है कि कार जो है वो जॉन के पोजेशन में है, या वो जॉन की कार है. इसीलिए हमने इसको प्रेपोजिशन बोला है. आई होप इट इज क्लियर. किसने पूछा था? ठीक है बेटा, समझ आ गया होगा आपको कि भाई ऑफ जो है वो आ गया. प्रेपोजिशन क्यों है. राइट तनिषा? ठीक है. ऑफ प्रेपोजिशन. अब एक और चीज समझिए, इस प्रेपोजिशन का, ऑफ वाली प्रेपोजिशन का लिंक है, डायरेक्ट लिंक है अपोस्ट्रोफी के साथ. आई रिपीट, ऑफ प्रेपोजिशन का डायरेक्ट लिंक है अपोस्ट्रोफी के साथ. कैसे? मतलब जैसे मैंने लिखा कार ऑफ जॉन, तो मैं इसको जॉन्स कार भी लिख सकता हूं. जॉन्स कार इज इक्वल टू कार ऑफ जॉन. एलएचएस इज इक्वल टू आरएचएस. क्लियर? Yes, sir. राइट, करेक्ट है. तो जॉन्स कार इज इक्वल टू कार ऑफ जॉन. तो इसका एक्सपेंडेड वर्जन बोल दो आप, या जैसे भी आपको कहना है आप बोल सकते हो. तो ये छोटा सा भी एक अंडरस्टैंडिंग है, दैट यू नीड टू रिमेंबर दिस. दैट्स इट. प्रेपोजिशंस खत्म. इसके अलावा और कोई जॉब नहीं है प्रेपोजिशंस का. हमसे क्या पूछा जाएगा? क्वेश्चंस कैसे बन सकते हैं? तो बन सकते हैं कंफ्यूज करने के लिए. जैसे इन में, ऑन में, एट में, ये कंफ्यूजन क्रिएट करते हैं. कौन सा इन आएगा, कौन सा एट आएगा? जैसे आई एम इन द क्लास और आई एम एट द क्लास, आई एम ऑन द क्लास, क्या सही होगा? सर एट होगा. आई एम एट द क्लास. I'm at the class. Yes, sir. At. What's wrong with in? I am
इन द क्लास या फिर एट Sir, द it क्लास? should be I am in the classroom, but class, so I don't think. Good, good, very good, Divya. Correct answer. Yes, that was the confusion. So I am at the class, but I am in the classroom. Correct. रीजन क्या है? पोजीशन बताने की बात हो रही है भाई, पोजीशन बताने की बात हो रही है. सो आई एम इन द कंप्यूटर लैब और आई एम ऑन द कंप्यूटर. I In repeat, the computer lab. in the computer lab. And second sentence I said I am on the computer. Sir, I guess दोनों सही है. दोनों सही है. You are visible on the computer screen. क्या ये करेक्ट है? या you are visible in the computer screen करेक्ट है? Sir, on the. On the, but Yes, sir. कंप्यूटर के स्क्रीन पे तो कोई नहीं आया ना. It's like inside. तो why are we not saying in the screen? हो गए confused? Sir, it's not like the person is inside the computer. They are somewhere else, but they are visible on the computer. So Absolutely that is correct. That is reason we say that he is visible on the TV screen, on the computer screen. Correct. Good. So this is what it is all about. अब आप कहेंगे, so generally you know what, you are able to give me answer based on your ears. Sir अब तक ये सुनते आए हैं, यही सही लगता है. This sounds weird to me if you say so. So इसलिए ये wrong है. बट लॉजिक समझ आ रहा है. पोजीशन की बात हो रही है यहाँ पर, एज शी करेक्टली आइडेंटिफाइड कि वो उसके अंदर नहीं घुस के बैठा हुआ है, राइट. इट इज अपियरिंग ऑन द स्क्रीन, तो स्क्रीन के ऊपर वो अपियर होता है, इसीलिए इट इज लाइक दैट. साउंड्स गुड. Yes, sir. राइट. सो मैं एक सेंटेंस बोल रहा हूँ, मुझे बताना इट्स इनकरेक्ट और करेक्ट. आई एम सिटिंग इन द चेयर. sir wrong. ओके. सर सही है हो सकता है सर सर वो गलत तब है. हो when सकता है जब there are सिर arms पे of the है chicken आर्म्स होते हैं. हाँ हाँ. हाँ ओके, आई नो कंफ्यूजिंग है. इसलिए जानबूझ के बनाया है. आई एम सिटिंग इन द चेयर और ऑन द चेयर. On the chair. ऑन द Sir, चेयर. in all the cases, it would be on, according to me. ओके ठीक है. कोई ऐसा है जिसको लगता है सर इन द चेयर पॉसिबल है? सर जब चेयर के आर्म्स होते हैं ना तब yes sir ऐसा कुछ वो होता है मतलब. करेक्ट. तो आप क्या दे रहे हो आंसर में? सर पोजीशन पे डिपेंड करता है. आप छोटे से हो, घुस के बैठे हो चेयर के अंदर, चेयर ने आपको पूरी तरह से कवर कर रखा है, तो यू आर इन द चेयर, राइट. अदरवाइज, yes sir अदरवाइज इन जनरल वी ऑल सिट ऑन द चेयर. हम उसके अंदर नहीं जा पाते, इसलिए मुझे इन द चेयर नहीं कह सकते. एम आई करेक्ट? Yes, sir. गुड जॉब. सो अल्टीमेटली व्हाट आई एम ट्राइंग टू हाईलाइट, आई एम जस्ट ट्राइंग टू हाईलाइट कि बॉस वी आर डिस्कसिंग एंड टॉकिंग अबाउट पोजीशन. उसकी पोजीशन से यूल गेट टू नो कि वो पोजीशन क्या है, प्रीपोजिशन उसे कहते हैं. गुड जॉब. Thank you, everybody. Let's come back to the topic that we were discussing. Let me eliminate others. So, between हो चुका है ऑलरेडी, ऑन हो चुका है, इज हो चुका है, बर्कले हिल्स हो चुका है. अब बात करते हैं बाउंड्रीज की. व्हाट इज बाउंड्रीज? बाउंड्रीज पार्ट ऑफ स्पीचेस भूल गए क्या? Noun, pronoun, adjective, adverb, verb, conjunction, interjections, or prepositions. Out of 8, which one is boundaries? Noun. Okay. Adjective. Okay. Noun. Okay. Adjective and noun. Two options I am getting. Okay, guys, listen. Boundaries is a noun. Why? Because I already told you, the लगा हुआ है इसके पहले, तो Berkeley Hills
के पहले द था। क्यों क्यों था द? क्योंकि इट्स एन आर्टिकल। आर्टिकल किसके पहले लगाते हैं? नाउन के पहले। बाउंड्रीज हैज टू बी नाउन, क्योंकि उसके पीछे भी आर्टिकल लग रहा है, लेकिन एडजेक्टिव के पहले भी होता है, जरूरी नहीं है कि हमेशा ये नाउन ही हो। इस केस के अंदर बिकॉज ऑफ आ रहा है, तो अब इसको समझना, द बाउंड्रीज ऑफ दिस पार्क। So is the park important? No. We are talking about boundaries, not the park. So hence this has to be a noun. I hope it is clear. Easy, right? Cool. So boss, क्या हमें आइडेंटिफाई करने में प्रॉब्लम हो रही है पार्ट ऑफ स्पीचेस, या हम इजीली आइडेंटिफाई कर पा रहे हैं? आई होप नाउ यू आर एबल टू अंडरस्टैंड कि कैसे आइडेंटिफाई करना है। नेक्स्ट, ऑल दो, बताइए फटाफट से क्या होगा ऑल दो। कंजंक्शन, एब्सोल्युटली करेक्ट, ये कंजंक्शन ही है। ऑल दो क्या है? कंजंक्शन। कंजंक्शन क्या होता है? कैन समवन डिस्क्राइब? क्या बात है ध्रुव, वेरी गुड। सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन कनेक्ट्स द टू सेंटेंस। वेरी गुड वशिष्ठा। सो बात कंजंक्शन, नाम बता रहा है खुद ही, कंजंक्शन। अच्छा एक सेकंड रुकिए, मुझे बताइए, रेलवे जंक्शन, जंक्शन क्या होता है? व्हाट इज जंक्शन? ज्वाइनिंग पाथ। वेरी गुड दिव्यांश। जंक्शन एक ऐसी जगह है जहां ज्वाइनिंग होती है, करेक्ट, जहां मिलते हैं आपस में। और CON इज अ रूट वर्ड गाइस, ध्यान रखते हैं, एक मिनट आते हैं वापस, देखिए ध्यान से इसको। CON इज अ रूट वर्ड। CON इज अ रूट वर्ड। कॉन, कॉन का मतलब क्या होता है? अगर मैं सिर्फ CON वर्ड की बात कर रहा हूं तो CON वर्ड का मतलब होता है क्या, फ्रॉड करने वाला। ठीक है, फ्रॉड, दैट इज कॉन, जिसे कॉन जॉब्स भी बोला जाता है। लेकिन जब मैं रूट वर्ड की बात कर रहा हूं तो कॉन का मतलब होता है टुगेदर, समथिंग टुगेदर। Any word most likely which has con inside it, it relates to something joining together, जैसे conclusion, concourse, conjunction, that means merging together, something together. Okay, so ये है conjunction। वर्ड से आपको पता लग गया। नेक्स्ट, प्रीपोजिशन, पोजीशन से आपको वर्ड पता लग रहा है। इंटरजेक्शन को छोड़ दो आप लोग, पढ़ने की कोई जरूरत ही नहीं है, ना एग्जाम में आने वाला है, ना कोई पूछने वाला है, ना कोई वैल्यू। ठीक है क्या भी पता? या लेट्स मूव अहेड। इंटरजेक्शंस क्या होते हैं गाइस? गाइस इंटरजेक्शंस होते हैं ना वो, अलास, aha, these type of expressions where you show the expressions, expressiveness, इसको इंटरजेक्शन कहते हैं। तो इसको आप इग्नोर कर दीजिए। 8 पार्ट ऑफ विच में से 7 आपके टेस्ट किए जाते हैं एग्जाम में। अब 7 में से भी क्या होता है वो समझ लीजिए। नाउन आपको पता है, यू कैन इजीली आइडेंटिफाई। प्रोनाउंस ज्यादा मुश्किल नहीं है, फिर भी एक दो पकड़ के देखते हैं। लेट्स आइडेंटिफाई देम। कहीं प्रोनाउन है क्या? यस, दैट इज अ प्रोनाउन। बट मैं आपको बता दूं, दैट प्रोनाउन भी हो सकता है एज वेल एज कंजंक्शन भी बन सकता है। ठीक है, दैट दोनों काम कर सकता है, दोनों जॉब करेगा दैट। कैसे डिपेंड करेगा? डिपेंड करेगा कॉन्टेक्स्ट के ऊपर। कभी कभी दैट क्या करता है, दो सेंटेंसेस को जोड़ता भी है, और कभी कभी ये रेफर करता है कि हम किसकी बात कर रहे हैं। आई एम टॉकिंग अबाउट दैट ड्रिंक विच वी हैड दैट डे। सो दिस इज हाउ यू कैन अंडरस्टैंड दैट आई एम लिंकिंग। ओके, सो दोनों जॉब्स इसकी। ठीक है, सो ये हमारी कंजंक्शन भी बन सकता है, ये हमारा प्रोनाउन भी बन सकता है। ऐसे कई सारे वर्ड्स हो सकते हैं। प्रोनाउंस आ गया। वर्ब आपको समझ आई गया, दो तरह की वर्ब्स हैं, मेन वर्ब और हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब क्या क्या हो सकती है, उनके जॉब्स क्या है, वो मैंने डिफाइन कर दिया है। वर्ब को डिफाइन करना थोड़ा सा टाइम लगेगा, तो हम धीरे धीरे समझेंगे इसको। एडजेक्टिव एंड एडवर्ब, ये दोनों बहुत ही इंटरेस्टिंग हैं, एंड आई कॉल देम मॉडिफायर्स।
एडजेक्टिव एंड एडवर्ब्स दोनों को इकट्ठे एक साथ मैं बोलता हूं मॉडिफायर्स, एंड व्हाई आई कॉल देम मॉडिफायर्स विल बी डिस्कसिंग दैट इन डिटेल वेरी सून. नेक्स्ट इज प्रीपोजिशंस, एज आई ऑलरेडी टॉक्ड अबाउट. पोजीशन के बेसिस पे यू कैन अंडरस्टैंड देम. कॉनजंक्शन, यू विल नेवर फॉरगेट इट. कंजंक्शन का मतलब जो दो आपस में दो सेंटेंसेस को कनेक्ट करता है. इंटरजेक्शन इज समथिंग दैट एक्सप्रेसेस द इमोशंस व्हिच वी डोंट हैव टू लुक एट इट, सो यू कैन इग्नोर देम. क्लियर? अब फटाफट से प्रैक्टिकल भी कर लेते हैं. वुड, वुड क्या है? वुड क्या है गाइस? ये विल का पास्ट फॉर्म है. हेल्पिंग वर्ब, करेक्ट. विल का पास्ट फॉर्म है. कुड, कैन का पास्ट फॉर्म है. करेक्ट. ये दिस इज एन हेल्पिंग वर्ब, सो मैं और ऐड कर रहा हूं हेल्पिंग वर्ब में कैन, कुड, वुड, शुड. Can, could, should, I think, ought to is not important. These are also, please add them into the helping verb category. Techniques. Techniques क्या होगा part of speeches में? Noun, verb. Okay. देखो ये noun है. क्यों noun है? क्योंकि इसके बाद में verb आ रही है. Who allows him to sell? What allows him to sell? Techniques. Production techniques. So techniques is the noun. Vision क्या है? Vision. फोर्ड का ग्रैंड विजन. सर विजन मतलब देखना होता है. देखना तो वर्ब है, तो ये वर्ब होना चाहिए. मैंने कहा ना, एक ही नौकर है, हर जगह काम करेगा, तो आपको कॉन्टेक्स्ट के हिसाब से समझना पड़ेगा. नौकर के हिसाब से मत चलिए. यहाँ पे ये क्या कर रहा है वो समझने की कोशिश करिए. इन जनरल विजन का मतलब देखना होता है, पर यहाँ ये नाउन है. फोर्ड का ग्रैंड विजन. ओके, तो इट्स अ नाउन हियर. वर्ब क्या है? वॉज है वर्ब. यहाँ हेल्पिंग वर्ब नहीं है. आई होप इट इज क्लियर. क्या कंफ्यूजन है बताओ मुझे बेटा. विजन में क्या कंफ्यूजन है? नाउन या वर्ब? यहाँ पे ये नाउन है, वैसे वर्ब हो सकता है. मैं एक और सेंटेंस देता हूँ जिसमें आपको पता लगेगा कि नाउन है, बट इस बार ऑब्जेक्ट के बेसिस पे आएगा. विजन कम्स अंडर आइडिया, सो इट्स इज अ नाउन. हाँ करेक्ट, ये ना पे नाउन. अच्छा इसको ना ऐसे समझो कि ब्लैक एंड व्हाइट नहीं है मैथ्स की तरह इंग्लिश लैंग्वेज. अगर इंग्लिश लैंग्वेज ब्लैक एंड व्हाइट होती, ब्लैक एंड व्हाइट का मतलब जैसे 2+2 विल ऑलवेज बी 4. चाहे किसी भी कॉन्टेक्स्ट में चले जाओ, चाहे किसी भी प्लेनेट पे चले जाओ, 2+2 विल ऑलवेज बी 4. इसमें कोई डाउट नहीं है. लेकिन यहाँ पे ये नाउन है या ये वर्ब है, ये कॉन्टेक्स्ट पे डिपेंड करेगा. वो अपने आप चेंज होता रहता है अलग अलग तरह से. तो वो कैसे चेंज होगा, कैसे समझ में आएगा, वो समझो. जैसे मैंने कहा शी हैज अ गुड विजन. शी हैज अ गुड विजन फॉर द फ्यूचर. अब यहाँ पे क्या विजन क्या बन गया? शी हैज अ गुड विजन फॉर हर लाइफ. लेट्स से दिस इज द सेंटेंस. ये नाउन बन गया. कौन सा वाला? ऑब्जेक्ट वाला. कौन सा वाला? ऑब्जेक्ट वाला, क्योंकि मैं इसे ऑब्जेक्ट की जगह यूज कर रहा हूं. करेक्ट. अब इसे सब्जेक्ट बनाए तो सब्जेक्ट देखो सामने बना हुआ है. फोर्ड्स ग्रैंड विजन वाज टू मेक द कार एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ द अमेरिकन लाइफस्टाइल. जो ग्रैंड फोर्ड का जो ग्रैंड विजन था वो ये था कि कार को एक महत्वपूर्ण पार्ट बनाया जाए अमेरिकन लाइफस्टाइल का.
ये क्या बन गया यहाँ पर? मेन सब्जेक्ट बन गया। किसकी बात कर रहे हैं हम? फोर्ड के विजन की बात कर रहे हैं कि फोर्ड का विजन क्या था। अब विजन वर्ब कैसे बन सकता है देखना। जिसको तो इसको अगर हम वर्ब की तरह यूज करेंगे ये वर्ब बन जाएगा। कहने का मतलब इसना ऐसा है कि जैसे इसको यूज किया जाएगा उस तरह से ये रोल प्ले करेगा। साउंड्स गुड? नहीं, दिव्यांश ने एक सेंटेंस बोला है हिज विजन इज वीक। तो क्या यहाँ पे विजन वर्ब बनेगा? नहीं बनेगा। क्या वीक है? आई एम आस्किंग व्हाट इज वीक। व्हाट इज द आंसर वी गेट? उसका विजन, हिज विजन इज वीक, तो हिज विजन क्या बनेगा? सब्जेक्ट बनेगा। तो विजन वर्ब नहीं है। अच्छा, विजन को वर्ब बनाए तो विजन वर्ब नहीं बनेगा। विजन विल रिमेन एज द नाउन ओनली। विजन मतलब उसका गोल हो गया यहाँ पर, इसलिए इट हैज टू बी, या फिर उसका देखने की एबिलिटी। तो एबिलिटी इज द नाउन, नॉट द वर्ब। इसका वर्ब मैं सोच नहीं पा रहा हूँ कि विजन का वर्ब वाला फॉर्म क्या होगा। नहीं आ रहा है मुझे याद अभी। ठीक है, बट आई थिंक आपको समझ आ गया कि व्हाट वी आर ट्राइंग टू पोर्ट्रे हुए है। क्लियर? ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। ओके, सो पार्ट ऑफ स्पीचेस क्लियर हो गए। टोटल 8 पार्ट ऑफ स्पीचेस होते हैं, उनमें से 7 पार्ट ऑफ स्पीचेस को हमें देखना है। अभी तक जो हमने पढ़ा उसमें कोई क्वेश्चन तो प्लीज बताइए। नहीं है? ठीक है, तो अब मैं आपको अपोस्ट्रोफी सिखा रहा हूँ। जैसे अपोस्ट्रोफी में आप गलती ना करें। कभी कभी क्वेश्चंस अपोस्ट्रोफी के लिए भी पूछ लिए जाते हैं। सो आई एम राइटिंग कुछ कपल ऑफ सेंटेंसेस एंड यू हैव टू टेल मी विच वन इज करेक्ट विच वन इज इनकरेक्ट। व्हाइट बोर्ड पे लिख लेते हैं, ज्यादा अच्छा रहेगा। हाँ, आप लोग ड्राइंग कर लीजिए, मैं बाद में लिख लूंगा, कोई इशू नहीं है। बहुत बढ़िया, कर लीजिए, ड्राइंग कर लीजिए आराम से। अगर खेलना हो गया हो तो मैं कर लूं। अच्छा, समवन इज ऑल्सो प्लेइंग राइट नाउ भी। हो गया खेलना अब? शैल वी स्टार्ट नाउ? थैंक यू फॉर अलाउइंग मी। Author's book, second sentence, mature book. आपको ये बताना है कि इन तीनों में से कौन सा सेंटेंस इनकरेक्ट है। सर थर्ड वन। सेकेंड वन। सेकंड वन, थर्ड वन, ठीक है। फर्स्ट वन तो शायद ही कोई बोले, आई गेस। थर्ड, सेकंड, थर्ड सेकंड वाले एंड के थर्ड। अंदर सर उसका नाम जेम्स है ना? हाँ, इसका नाम जेम्स है। तो सर फिर तो सारी सही, सेकंड। तो सारे ओके, करेक्ट। बट इसके लिए आपको मुझसे पूछना पड़ेगा, राइट दिव्यांश? तभी आप समझेंगे, राइट? यानी अगर एग्जाम में रिटर्न हुआ, एग्जाम में लिखा हुआ है तो किससे पूछोगे? यस सर। ठीक है, कुछ ने कहा सेकंड, कुछ ने कहा थर्ड, कुछ ने कहा दोनों गलत है। ओके, तो लेट मी आंसर दिस गाइस, इनमें से एक भी गलत नहीं है। यस। वेरी गुड वशिष्ठ, वेरी गुड दिव्यांश। अब जरा मुझे बताइए कि सारे करेक्ट कैसे हो सकते हैं, स्पेशली द सेकंड वन। कैन समवन स्पीक अप एंड डिस्क्राइब? सर सेकंड वाले में वो बोल रहा है कि ऑथर्स बुक है, मतलब बहुत सारे ऑथर्स हैं, तो सर जब बहुत सारे होते हैं तब अपन एस के आगे अपोस्ट्रोफी एस नहीं लगा सकते। अच्छा, जब बहुत सारे होते हैं तो अपन इसके आगे अपोस्ट्रोफी एस नहीं लगा सकते, तो सर उसके नहीं अंदर लगा ऑथर्स मतलब बहुत सारे ऑथर्स बोले और उनकी बुक बोली है, बहुत सारे करेक्ट, ऑथर्स। दैट मीन्स अ बुक ऑफ
many authors, that is the meaning. कुछ गड़बड़ हुई क्या? हाँ, ये उधर चला गया. Okay. So a book of many authors. फर्स्ट वाले का मतलब क्या है? Sir, someone author's book. करेक्ट. A book of an author, एक ऑथर की बुक. लेकिन यहां पर अ बुक ऑफ जेम्स. अब देखो, ये तो हो गई लर्निंग. अब इसका लॉजिक समझो, जिससे आपको ये हमेशा याद रहे और लॉजिक भी समझ में आए. अपोस्ट्रोफी के साथ एस का मतलब है कि भाई ये जो चीज है ये इसको बिलोंग करती है. ये जो बुक है वो इसको बिलोंग करती है, उसका पोजेशन शो करती है. समझ आ गया? और ये जो अपोस्ट्रोफी एस है, इसका मतलब इसका पोजेशन शो किया जा रहा है. अब यहाँ पे एस अपोस्ट्रोफी का क्या मतलब हुआ? एस अपोस्ट्रोफी का मतलब हुआ कि इसके पहले वाला जो नाउन है, दिस इज प्लूरल. ये नाउन प्लूरल है, इसीलिए एस के बाद अपोस्ट्रोफी एस नहीं लगा सकते. एस अपोस्ट्रोफी एस रॉन्ग हो जाएगा. वो क्या बताएगा? एस अपोस्ट्रोफी एस का मतलब है कि ये एस सिंगुलर के साथ इंक्लूडेड है, जैसा कि जेम्स में हो रहा है. अब इसके नाम में ही एस इंक्लूडेड है. इसके नाम में ही एस इंक्लूडेड है. अगर मैं एस अपोस्ट्रोफी एस लिखता हूं, उसका मतलब ये एक सिंगुलर है और इसके नाम में ही एस इंक्लूडेड है, अलग नहीं है. अगर प्लूरल यूज करना होगा तो व्हाट आई विल बी यूजिंग? एस अपोस्ट्रोफी. दैट्स इट. आई होप इट इज क्लियर. Yes, sir. समझ आ गया ना? इसका बहुत इंपॉर्टेंट रोल है और बहुत बार ऐसे क्वेश्चंस पूछे जाएंगे. अब मुझे बताइए, टीचर्स डे कैसे लिखेंगे? लिख के दिखाइए. टाइप करके बताइए, टीचर्स डे कैसे लिखेंगे? वेरी गुड. थैंक यू सो मच. एवरीबडी इज राइटिंग करेक्टली नाउ. अब आप समझ रहे हैं ना टीचर्स डे कैसे लिखा जाएगा? पहले आप कैसे लिखते होंगे? अच्छी बात है अगर आप पहले भी नहीं लिखते थे, ऐसे ही लिखते थे तो. बट नाउ यू अंडरस्टैंड कि हाउ इट्स सपोज टू बी रिटन. पहले हो सकता है आपने लिखा हो टीचर अपोस्ट्रोफी एस, तो उसका मतलब है वो एक टीचर का दिन है, ज्यादा सारे टीचर्स का दिन नहीं. इट्स लाइक वन टीचर्स डे. देन यू विल बी यूजिंग दैट वे. गुड. एवरीबडी इज करेक्ट. गुड जॉब गाइस. So I hope you are able to understand how it's supposed to be done idly. Cool. Perfect. एक छोटी सी चीज मैं और दिखाऊंगा आपको. ये इसलिए दिखाना चाहता हूं जिससे कि आप अपने आंख नाक कान खुले रखें when you are going outside and looking at things actually. Has anybody focused on, क्या किसी ने कभी पॉन्ड्स क्रीम को देखा है, यूज किया है या उसका नाम पढ़ा है? Excuse me, sir. यस. Sir, can you repeat what you just said because class disconnect हो गई थी for a minute. अच्छा तो अच्छा, ये ओके. टीचर्स डे का जो आप बता रहे थे. करेक्ट. मैं ये बता रहा था कि टीचर्स डे जब हम विश करते हैं किसी को या लिखते हैं, तो उसका राइट तरीका क्या है लिखने का? तो वो एस के बाद अपोस्ट्रोफी आना चाहिए, क्योंकि हम टीचर्स प्लूरल की बात कर रहे हैं, सिंगुलर की नहीं. अगर हम टीचर्स डे ऐसे लिखते हैं जैसे मैंने लिखा है अभी, ये देखो मैं लिख रहा हूँ टीचर्स डे. अगर मैंने ऐसे लिखा, इसका मतलब है कि वो एक टीचर की बात कर रहा हूँ मैं. अ सिंगुलर टीचर आई एम टॉकिंग अबाउट. सो दिस इज रॉन्ग. एंड वॉट यू ऑल गेव मी एज टीचर्स प्लूरल, इट्स करेक्ट. ठीक है. Okay, sir. व्हाट्स योर नेम बेटा? Sir, Uday. उदय. अच्छा ठीक है, ओके. Sir, actually we are taking from coaching only. तो सारे अच्छा, कौन कौन बैठा है साथ में? सर सार्थक, केशव, मी, परी, तनीषा एंड हर्ष. एंड हर्ष. हर्ष. ओके ठीक है. ओके गाइस. Yes, फाइन. sir. सो समझ आ रहा है सब कुछ जो अब तक पढ़ा, वो समझ आया नहीं आया? सबको आ रहा है ना? Yes, sir. ठीक है. मैं आपकी खामोशी को सहमति समझता हूं. ओके.
Okay, now I'm showing you something. Let me show you. ये देखिए जरा, मुझे इसका मीनिंग समझा दीजिए फटाफट। पॉन्ड स्क्रीम हो सकता है आपने यूज की हो या देखा हो, सुना हो। इसका मतलब क्या है? पॉन्ड स्क्रीम का मतलब क्या है? कैन यू सी दैट द वे इट इज रिटन, व्हाट इट शुड मीन? कैन आई तालाब पॉन्ड, ना ना, कैन आई राइट लाइक दिस? चैट में देखिए, कैन आई राइट लाइक दिस? यस। सो पॉन्ड्स का मतलब क्या है? पॉन्ड की क्रीम। पॉन्ड किसी का नाम है, मिस्टर पॉन्ड और मिस पॉन्ड, वट एवर इट इज। बट द पॉइंट इज पॉन्ड किसी का नाम है, इसलिए पॉन्ड अपॉस्ट्रोफी एस। अब मैं लिख रहा हूं यहाँ पे दूसरा नाम, मुझे बताना। इसका मतलब क्या है जो मैंने चैट बॉक्स में लिखा है? So College of San Xavier's. एग्जैक्टली, सेंट जेवियर का कॉलेज, सेंट जेवियर्स कॉलेज। क्लियर? सेंट सोल्जर, सेंट जेवियर, सेंट एंसलम, मतलब संत जेवियर का कॉलेज। जैसे हमारे हिंदी में नाम हो सकते हैं क्या, संत तुकाराम विद्यालय, इट्स लाइक दैट। आई होप इट इज क्लियर। Sir. तो अपोस्ट्रोफी की वैल्यू करिए, उसको समझिए कि अपोस्ट्रोफी का एग्जैक्ट मतलब क्या है। अराउंड यू यू विल फाइंड सो मेनी अपोस्ट्रोफीज आर बीइंग यूज्ड एवरीवेयर। आई होप इट इज क्लियर एंड इट मेक्स सेंस। आज के बाद मिस्टेक नहीं होगी, एटलीस्ट फॉर अपोस्ट्रोफीज। करेक्ट गाइस? यस, परफेक्ट। सो वी हैव अंडरस्टूड एवरीथिंग बाय लॉजिक। हमने नाम देखे, उनमें भी लॉजिक्स थे। पार्ट ऑफ स्पीचेस पढ़े, उनके भी लॉजिक्स हैं। बस फर्क इतना सा है कि वो बेचारे गरीब हैं, थोड़ी सी लैंग्वेज हमारी हमारी तो नहीं है, खैर फॉरेन लैंग्वेज है इंग्लिश। तो ये जो इंग्लिश लैंग्वेज है, इसमें 5 ही तो वावल्स हैं, तो ये 5 वावल से ही सारे साउंड को कवर करने की कोशिश करते हैं। इसीलिए यू विल रियलाइज बहुत सारे ऐसे साउंड हैं जो इंग्लिश में एग्जिस्ट ही नहीं करते। उनके लिए इट हैज टू यूज सम फॉरेन लैंग्वेज। इंग्लिश भी फॉरेन लैंग्वेज को यूज करती है टू कंप्लीट दैट साउंड। ओके, इसीलिए एंड बिकॉज हम हिंदी बोलते हुए आ रहे हैं, तो हमारे मुंह में एक फायदा हमें ये है, हमारे मुंह को हम पूरा यूज करते हैं व्हेन वी स्पीक हिंदी। क्यों? हमें जीभ के नीचे से ऊपर से टच करके ढंग से बोलना आता है। लेकिन इंग्लिश प्रोनाउंसिएशन में ऐसा नहीं होता, क्योंकि वहाँ सारे स्वर अवेलेबल ही नहीं है। तो इसीलिए हमारी प्रोनाउंसिएशन उनकी प्रोनाउंसिएशन से अलग होती है। लेकिन द बेस्ट पार्ट इज दैट जब हमें कोई वर्ड प्रोनाउंस करना है, मे बी अमेरिकन की तरह, ब्रिटिशर्स की तरह, इवन स्कॉटिश की तरह, हम बहुत आराम से कर सकते हैं, क्योंकि हमारा पूरा मुंह ओपन है। हम किसी भी तरह के प्रोनाउंसिएशन को बहुत आराम से बोल लेते हैं। बट देन आपको रियलाइज हो जाता है कि जब एक ब्रिटिशर बोल रहा होता है, अमेरिकन बोल रहा होता है, तो यू रियलाइज कि हाँ, ये इंडियन नहीं है। यू आर इजिली एबल टू आइडेंटिफाई दैट। ठीक है गाइस, आई होप इट इज क्लियर। और मजा भी आया होगा क्लास को समझने में और पढ़ने में। ग्रामर है ही इंटरेस्टिंग टॉपिक। बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो हम लॉजिक के साथ समझेंगे तो आपको और ज्यादा मजा आएगा। ठीक है, बस कीप योर आईज एंड ईयर्स ओपन अराउंड यू। आपको बहुत सारी चीजें मिलेंगी अपोस्ट्रोफी से और इन कंजंक्शन से, सॉरी, पार्ट ऑफ स्पीचेस से, एंड यू विल एंजॉय लर्निंग दैम। थैंक यू सो मच, दिस इज इट फॉर टुडे। विल मीट अगेन इन द नेक्स्ट क्लास एंड विल मूव फर्दर। हाँ, अब मैं क्या करूंगा, हर एक पार्ट ऑफ स्पीच को ड्रैग डाउन करूंगा। हम ड्रिल डाउन करेंगे हर एक पार्ट ऑफ स्पीच को और ढंग से पढ़ेंगे, समझेंगे कि उसके कॉन्सेप्ट्स क्या हैं, वो कैसे बन रहा है, उससे रिलेटेड क्वेश्चंस क्या बन सकते हैं और उनको कैसे सॉल्व करना है। ठीक है, कोई भी टॉपिक अगर आपको प्रॉब्लम होती है, ठीक है, गोइंग फॉरवर्ड ऑल्सो, ये मत सोचना कि सर कवर कर लेंगे। अगर प्रॉब्लम है प्लीज मुझे हाईलाइट कर देना, सो दैट आई विल मेक अ नोट ऑफ इट कि ये मुझे डिस्कस करना ही है, एंड आई विल बी डिस्कसिंग इट। ऑल्दो जो भी टॉपिक्स आपने मुझे आज बोले हैं वो मुझे याद रहेंगे, एंड आई विल बी डिस्कसिंग देम।
ऑफ कोर्स यू नीड टू मेक नोट्स, इसलिए तो मैं कह रहा हूँ कॉपी और पेन लेके साथ बैठना है, जिससे आपको जहां जहां जरूरत पड़ती है आप लिखते जाइए उसको। ठीक है, कुछ और पूछना हो, कोई और क्वेश्चन हो, फील फ्री टू डिस्कस विद मी। ओके। हाँ, आपके कुछ सेट पैरामीटर्स भी हो पहले के, जो आपने स्कूल में पढ़े हो, कॉलेज में पढ़े हो, या क्लैरिटी ना मिली हो, आस्क मी, आई विल गिव यू द आंसर्स। थैंक यू एवरीबॉडी, सी यू इन द नेक्स्ट सेशन।